सोचिए जरा, 2008 का वो वैश्विक वित्तीय संकट जिसने लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई डुबो दी, उसकी भविष्यवाणी एक ऐसे इंसान ने की थी जो वो काम कर रहा था जो कोई नहीं कर रहा था। वो असल में उन दस्तावेजों को पढ़ रहा था जिन्हें हर कोई नजरअंदाज कर रहा था। चलिए, इस अविश्वसनीय कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ने कामयाबी का फॉर्मूला खोज लिया है। ये अमेरिकी हाउसिंग मार्केट की एक ऐसी मजबूत चट्टान पर बना था जिसके बारे में सबका मानना था कि ये कभी टूट ही नहीं सकती, कभी फेल ही नहीं हो सकती। तो अगर बुनियाद इतनी मजबूत दिख रही थी, तो फिर पूरी की पूरी इमारत ढह कैसे गई? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढेंगे। और इस जवाब में एक शानदार दूरदर्शिता और जानबूझकर की गई अनदेखी की एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी छिपी है। चलिए, पहले उस दौर में चलते हैं, उस माहौल को समझते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर कोई इस बात पर यकीन करता है कि एक खास तरह का इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ है, उसमें कोई रिस्क ही नहीं है। 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी रियल एस्टेट के बारे में ठीक यही सोचा जाता था। देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये वो बुनियाद थी जिस पर पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट खड़ा था। ये विश्वास कि अमेरिकी घर मालिक अपने लोन चुकाएंगे, कि घरों की कीमतें तो हमेशा ऊपर ही जाएंगी, और ये कि रेटिंग एजेंसियां जो कह रही हैं वो पत्थर की लकीर है। सब कुछ इन्हीं मान्यताओं पर टिका था, और काफी लंबे समय तक ये सच भी लग रहा था। और फिर मैदान में उतरी एक नई चीज, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। ये एक गेम चेंजर था। अब बैंकों को उन लोन्स का रिस्क खुद नहीं उठाना पड़ता था जो वे दे रहे थे। इसके बजाय वे उन्हें एक पैकेज में पैक करते, निवेशकों को बेचते और हर स्टेप पर अपनी फीस कमाते। जोखिम मानो गायब ही हो गया था, या कम से कम ऐसा ही दिखाया जा रहा था। और बस यहीं से पूरे सिस्टम का खेल ही बदल गया। अचानक क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी जरूरी हो गई। बैंकों को अच्छे लोन देने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोन देने के लिए पैसे मिल रहे थे। रिस्क अब उनकी सरदर्दी नहीं थी, तो उन्हें परवाह ही क्यों होती? तो जब सब के सब एक ही दिशा में देख रहे थे, एक ही धुन पर नाच रहे थे, तब एक शख्स था जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं था, कोई जो उस संगीत को नहीं सुन रहा था। और यहीं से हमारी कहानी असल में दिलचस्प होती है। मिलिए माइकल बरी से, एक पूर्व न्यूरोलॉजिस्ट जो अब हेज फंड मैनेजर थे। वो कोई टिपिकल वॉल स्ट्रीट वाले इंसान नहीं थे। जहां बाकी लोग भीड़ के साथ चल रहे थे, वहीं बरी को अकेले बैठकर डेटा में डूबना पसंद था। वो ऐसी चीजें खोजते थे जो किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। और 2004 में उन्होंने वो काम करना शुरू किया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने असल में इन मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज के लंबे चौड़े प्रोस्पेक्टस पढ़ने शुरू कर दिए। ये दस्तावेज सैकड़ों पेज लंबे और इतने कॉम्प्लेक्स होते थे कि कोई और उन्हें पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाता था। और उन बोरिंग लंबे चौड़े दस्तावेजों के अंदर जो उन्हें मिला, वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, वो आने वाली तबाही का पूरा नक्शा था। पहला सुराग उन्हें मिला इन लोन्स के स्ट्रक्चर में। इन सिक्योरिटीज में लाखों लोन्स एडजस्टेबल रेट थे। मतलब हर लोन के अंदर एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ था जो कुछ सालों बाद फटने के लिए तैयार था। तो देखिए होता क्या था। शुरू में बहुत कम टीजर रेट पर लोन मिलता था, जिससे वो सस्ता लगता था। लेकिन 2-3 साल बाद वो रेट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। मासिक किश्तें इतनी बढ़ जाती थीं कि लोग उन्हें चुका ही नहीं पाते थे, और उनके पास डिफॉल्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये और भी खराब होने वाली थी। बरी ने पाया कि लोन ऐसे लोगों को दिए जा रहे थे जो उन्हें कभी चुका ही नहीं सकते थे। ये थे सब प्राइम लोन्स, और ये फाइनेंशियल सिस्टम में जहर की तरह फैल रहे थे। मतलब सोचकर भी अजीब लगता है। जिन लोगों के पास न कोई इनकम थी, न नौकरी, न कोई संपत्ति, उन्हें घर खरीदने के लिए लोन मिल रहे थे। और फिर उन लोन्स को एक साथ पैक करके AAA रेटिंग दी जा रही थी। यानी उन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक बताया जा रहा था। ये बिल्कुल ही बेतुका था। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा खेल सिर्फ एक उम्मीद पर, एक भरोसे पर टिका था कि घरों की कीमतें तो हमेशा ऊपर ही जाएंगी। जब तक ऐसा होता रहा, तब तक सब ठीक था। लेकिन क्या होता अगर कीमतें रुक जातीं, या उससे भी बुरा, अगर वो गिरने लगतीं, तो ताश का ये पूरा महल ढह जाता। 2005 आते आते बरी को ये साफ दिख रहा था कि तबाही तो आने वाली है, क्रैश होकर रहेगा। सवाल ये था कि इस जानकारी का फायदा कैसे उठाया जाए। तो बरी के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। जैसे कोई घर का फायर इंश्योरेंस लेता है, वैसे ही इन खतरनाक मॉर्गेज बॉन्ड्स का इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया जा सकता।
उन्होंने बैंकों को एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए राजी कर लिया, जिसे कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। असल में ये हाउसिंग मार्केट के गिरने पर लगाया गया एक दांव था। अब ये वक्त के खिलाफ एक रेस थी। बरी इन इंश्योरेंस पॉलिसियों पर हर महीने लाखों का प्रीमियम भर रहे थे। उन्हें सही साबित होना था, और जल्दी होना था, इससे पहले कि ये प्रीमियम ही उनका पूरा फंड खाली कर दे। और मजे की बात देखिए, बड़े बड़े बैंक उन्हें ये इंश्योरेंस बेचने के लिए लाइन लगाए खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि ये तो मुफ्त का पैसा है। उन्हें लगा कि बड़ी पागल हो गए हैं। यहां तक कि उनके अपने इन्वेस्टर्स ने भी बगावत कर दी और मांग की कि वो इस पागलपन को बंद कर दें। वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर बरी इस खोज में इतने अकेले क्यों थे? बाकी सब क्या कर रहे थे? ये पूरा सिस्टम एक तरह से पासिंग द पार्सल का खेल था। लोन देने वाले ने लोन बनाया और बैंक को बेच दिया। बैंक ने उसे एक सिक्योरिटी में पैक किया और निवेशकों को बेच दिया। रेटिंग एजेंसी ने उस पर AAA का ठप्पा लगाया और अपनी फीस ले ली। हर कोई अपना हिस्सा कमा रहा था और खतरनाक रिस्क को आगे बढ़ा रहा था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये संकट कोई हादसा नहीं था। ये एक ऐसे सिस्टम का नतीजा था जहां लापरवाही पर इनाम और सावधानी पर सजा मिलती थी। ये जटिलता, गलत मॉडल्स और इस अंधे विश्वास की वजह से हुआ कि जो हमेशा से होता आया है वो हमेशा होता रहेगा। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम साफ साफ दिख रही चीज़ों को देखने में नाकाम क्यों हो जाते हैं? क्या इसलिए कि हम देखना नहीं चाहते, या फिर क्या सिस्टम ही हमें अंधा बनाने के लिए बनाए गए हैं? ये माइकल बरी की कहानी का वो सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना 2008 में था। देखिए, 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। वो असल में एक ऐसे सिस्टम का नतीजा था जिसे ठीक इसी तरह के नतीजे देने के लिए डिजाइन किया गया था। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक पूरे सिस्टम ने मिलकर एक तरह से फाइनेंशियल तबाही की एक पूरी असेंबली लाइन ही खड़ी कर दी। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आखिर कोई बनाता कैसे है? ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जो बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल साधारण लगने वाले कदमों से शुरू होती है। इसका जवाब है एक असेंबली लाइन बनाकर। पर ये कोई कार या फोन बनाने वाली असेंबली लाइन नहीं थी। ये थी खराब कर्जों को बड़े पैमाने पर बनाने की फैक्ट्री। एक ऐसी फैक्ट्री जहां रिस्क को पैक करके पूरी दुनिया में बेचा जाता था। तो इस असेंबली लाइन का जो पहला स्टेशन था वो थी सब प्राइम लोन फैक्ट्री। ये वो जगह थी जहां मॉर्गेज इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल गया, जहां ध्यान सुरक्षित लोन देने से हटकर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोन बनाने पर चला गया। देखिए, पहले सिस्टम बहुत सीधा साधा था। बैंक किसी की इनकम की ठीक से जांच पड़ताल करता था, उसे लोन देता था और फिर उस लोन को अपने पास रखता था। मतलब ये कि अगर लोन डूबा तो नुकसान भी बैंक का होता था। लेकिन नए सिस्टम में इनकम की जांच की कोई जरूरत नहीं थी। लोन दो और तुरंत उसे बेच दो, और सारा का सारा रिस्क किसी और के सिर पर। तो इस पूरी नई फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल था वो था सब प्राइम मॉर्गेज। ये ऐसे लोगों को दिए गए लोन थे जिनकी या तो माली हालत ठीक नहीं थी या फिर जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत खराब था। मतलब ये वो लोग थे जिन्हें नॉर्मल हालात में तो कभी लोन मिल ही नहीं सकता था। तो सवाल है, आखिर ये सब बदला क्यों? हुआ क्यों ये सब? क्योंकि लोन देने वालों ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया था जिसमें उन्हें कोई रिस्क ही नहीं उठाना पड़ता था। वो लोन बनाते, उसे सीधे वॉल स्ट्रीट को बेचते और अपना मोटा कमीशन लेकर साइड हो जाते। अब भविष्य में लोन लेने वाला पैसा चुका पाए या ना चुका पाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका काम बस इतना था कि ज्यादा से ज्यादा लोन बनाओ और बस अपना कमीशन लो और निकल जाओ। चलिए अब देखते हैं कि ये जो एक खराब लोन था वो एक आम इंसान की गली से निकलकर वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक पहुंचा कैसे। ये रिस्क की एक पूरी असेंबली लाइन थी। और इस सिस्टम का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला हिस्सा था लायर लोन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें लोन लेने वाला अपनी इनकम बिना किसी सबूत के खुद ही बता सकता था। मतलब अगर कोई $40,000 कमा रहा है तो वो आराम से फॉर्म पर $90,000 लिख सकता था और कोई पूछने वाला नहीं था। और ग्राउंड पर क्या हो रहा था? वहां मॉर्गेज ब्रोकर्स लोगों को यही सब बोलकर फंसा रहे थे। वो कहते थे, अरे किश्तों की चिंता मत करो, बस साइन कर दो। जब घर की कीमत बढ़ेगी ना तो तुम आसानी से लोन रीफाइनेंस करा लेना। और ये सलाह सिर्फ तब तक काम करती जब तक घर की कीमतें सच में बढ़ रही थीं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझिए 6 आसान से स्टेप्स में हो जाता था। ब्रोकर ग्राहक ढूंढता,
लोन देने वाला बिना जांच के लोन पास कर देता, इन्वेस्टमेंट बैंक उसे खरीद लेता, फिर ऐसे हजारों लोन्स को एक साथ पैक करके एक सिक्योरिटी बना दी जाती, जिसे रेटिंग एजेंसियां बढ़िया रेटिंग देती और निवेशक उसे खरीद लेते, बस। और सबसे मजेदार बात क्या थी पता है? इस पूरे प्रोसेस में हर कोई हर स्टेप पर तुरंत पैसा कमा रहा था। ब्रोकर, बैंक, रेटिंग एजेंसी, सबको अपनी फीस मिल रही थी। जो असली रिस्क था उसे बस आगे और आगे धकेला जा रहा था, किसी ऐसे अनजान निवेशक की तरफ जो शायद जानता भी नहीं था कि वो खरीद क्या रहा है। चलिए अब आते हैं इस असेंबली लाइन के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां वॉल स्ट्रीट ने अपना असली जादू दिखाया। उन्होंने खतरनाक रिस्क को इस तरह पैक किया कि वो देखने में बिल्कुल सेफ लगने लगा। तो सबसे पहले उन्होंने बनाया मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, यानी MBS। अब इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक फ्रूट सैलड बनाया हो जिसमें हजारों अच्छे बुरे कर्जों को एक साथ मिला दिया हो। कुछ फल अच्छे हैं, कुछ सड़े हुए हैं, लेकिन सब मिक्स्ड हैं। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्होंने बनाया CDO। इसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने कई सारे फ्रूट सैलेड के सबसे खराब, सबसे सड़े हुए फलों को निकाला, उन्हें एक साथ मिलाया और उसकी एक स्मूदी बना दी। यानी कि सबसे सड़े हुए, सबसे खराब कर्जों को एक साथ मिलाकर एक नया और भी ज्यादा जहरीला प्रोडक्ट बना दिया गया। तो आखिर में हमारे पास बचा क्या? बेहद रिस्की, घटिया क्वालिटी वाले कर्जों का एक बहुत बड़ा ढेर। टेक्निकली ये सिर्फ और सिर्फ कचरा था। लेकिन वॉल स्ट्रीट ने इस कचरे पर एक लेबल लगाया। जानते हैं कौन सा? AAA। ये सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट को दी जाने वाली रेटिंग है, उतनी ही सेफ जितना कि सरकारी बॉन्ड। और दोस्तों, यहीं पर हुआ था इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा धोखा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम था इन इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क को आंकना, पर उन्होंने इन खतरनाक पैकेजों पर AAA की मोहर लगा दी। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि ये कचरा नहीं, सोना है। तो एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि जब ये सब इतना खतरनाक था तो किसी ने इसे रोका क्यों नहीं? इसका जवाब इस सिस्टम के टूटे हुए इंसेंटिव्स, यानी गलत तरह के प्रोत्साहनों में छुपा है। मामला समझिए, मॉर्गेज ब्रोकर्स को कमीशन मिलता था ज्यादा लोन बनाने पर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोन अच्छा है या बुरा। बैंकों को ये सिक्योरिटीज बेचने पर फीस मिलती थी। और सबसे बड़ी बात, रेटिंग एजेंसीज को पैसा कौन दे रहा था? वही बैंक जिनके प्रोडक्ट्स को वो रेट कर रही थी। ये तो सीधा सीधा हितों का टकराव था। और ये जो पूरा घोटाला था, ये छुपा इसलिए रहा क्योंकि पहली बात तो ये कि ये इन्वेस्टमेंट्स इतने कॉम्प्लेक्स थे कि कोई उन्हें समझ ही नहीं पा रहा था। ऊपर से जब तक घरों की कीमतें बढ़ रही थीं, तब तक सब ठीक लग रहा था। लोग लोन डिफॉल्ट करने से पहले ही अपना घर बेचकर निकल जाते थे, जिससे ये झूठा दिलासा बना रहा कि सिस्टम तो बढ़िया काम कर रहा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मेन बात क्या है? मुख्य बात यह है कि ये संकट कोई गलती नहीं थी। ये एक ऐसे सिस्टम का नतीजा था जिसे फेल होने के लिए ही एक तरह से डिजाइन किया गया था। अगर हम इसे समेटें तो इस सिस्टम में 3 बहुत बड़ी खामियां थी। पहला, ब्रोकर्स को खराब लोन बनाने के लिए इनाम मिल रहा था। दूसरा, वॉल स्ट्रीट ने उस रिस्क को बड़ी चालाकी से छुपा दिया। और तीसरा, रेटिंग एजेंसीज ने उस झूठ पर सच की मुहर लगा दी। ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलीं, तो एक ऐसे विनाशकारी तूफान का बनना तय था। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब सिस्टम ऐसा हो कि फ़ायदा तो तुरंत मिल जाए और जोखिम किसी और के मत्थे मर दिया जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में ऐसी कोई दूसरी वित्तीय असेंबली लाइन नहीं बनाई जाएगी? ये एक सोचने वाली बात है। ये कहानी है कुछ मुट्ठी भर लोगों की जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सिस्टम में एक ऐसी दरार देख ली जिसे कोई और देख ही नहीं पा रहा था, और फिर उन्होंने वॉल स्ट्रीट के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़ी बाजी लगा दी। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का सबसे सेफ माना जाने वाला इन्वेस्टमेंट असल में एक टाइम बम निकले। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की पहेली बिल्कुल यही थी। मॉर्गेज बॉन्ड्स, जिन्हें हर कोई पत्थर की लकीर मान रहा था, वो दरअसल रेत पर बने एक महल की तरह थे। तो बात है 2000 के दशक के बीच की। हर तरफ एक ही माहौल था, एक ही विश्वास कि अमेरिका का हाउसिंग मार्केट कभी गिर ही नहीं सकता। और इसी विश्वास के ऊपर वॉल स्ट्रीट ने एक बहुत ही बड़ा और देखने में बहुत ही खूबसूरत एक भ्रमजाल बुना था। और यहीं पर छिपा था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऊपर से देखने पर तो ये मॉर्गेज बॉन्ड्स एकदम सेफ लग रहे थे,
लेकिन जब अंदर झांका गया तो पता चला कि वो तो खतरनाक रिस्की सबप्राइम लोन से भरे पड़े थे। और यहीं से एक बहुत ही सीधा सा सवाल खड़ा हो गया, भाई इतने घटिया लोन से कोई चीज सेफ आखिर बन कैसे सकती है? और पता है, यही वो सवाल था जो हमें इस कहानी के असली हीरोज तक ले जाता है, कॉनवॉल्व कैपिटल। ये कोई वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी फर्म नहीं थी। ये तो कुछ ऐसे लोग थे जो अपने गराज में बैठकर काम कर रहे थे, वॉल स्ट्रीट की चमक दमक से कोसों दूर। बिल्कुल एक गैराज बैंड की तरह जो शायद किसी तहखाने में प्रैक्टिस कर रहा था, पर एक दिन पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। देखिए, एक तरफ थी वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी कंपनियां और दूसरी तरफ थी चार्ली लैडली और जेमी माई की ये छोटी सी टीम। हर मायने में अलग, साइज में छोटी सी, न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों की जगह बर्कली के एक छोटे से ऑफिस में काम करने वाली। और इनकी स्ट्रैटेजी भी अलग थी। ये मार्केट के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि ऐसे मौके ढूंढते थे जिन पर किसी की नजर ही नहीं थी। इनका पूरा का पूरा खेल एक बड़े ही कमाल के आइडिया पर टिका था, एसिमेट्रिक बेट। मतलब एक ऐसी शर्त लगाओ जहां अगर हारे तो जेब से कुछ ही सिक्के जाएं, पर अगर जीते तो खजाना हाथ लग जाए। सोचिए, 1 रुपया लगाकर 100 रुपये जीतने का मौका। बस ये लोग ऐसे ही किसी जैकपॉट की तलाश में थे। तो बस इसी फिलॉसफी को अपना हथियार बनाकर लेडली और माई ने हाउसिंग मार्केट की परतें उधेड़ना शुरू किया। और जैसे जैसे वो इस मामले की गहराई में गए, उन्हें सिस्टम के अंदर की सड़न साफ साफ दिखाई देने लगी। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे जोखिम भरे घटिया कर्ज मिलकर सुरक्षित बॉन्ड्स बना दें? ये सवाल सुनने में जितना सिंपल था, यकीन मानिए इसका जवाब उतना ही विस्फोटक होने वाला था। और फिर आया कहानी का टर्निंग पॉइंट। ये लोग पहुंचे लास वेगास, एक बड़ी मॉर्गेज सिक्योरिटीज कॉन्फ्रेंस में। और वो कॉन्फ्रेंस हॉल उनके लिए किसी क्राइम सीन से कम नहीं था। यहीं उन्हें सिस्टम के इनसाइडर्स की सोच का एक्सरे देखने को मिला। उनकी पूरी मानसिकता शीशे की तरह साफ हो गई। तो वहां जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, जो इनसाइडर्स थे, उनकी बातों का लब्बो-लुबाब बस 3 चीजों पर था। और ज्यादा लोन कैसे बांटें, इन लोन से और ज्यादा सिक्योरिटीज कैसे बनाएं, और अपना मुनाफा कैसे बढ़ाते जाएं। बस रिस्क का तो नामो निशान तक नहीं था उनकी बातों में। एक तरफ वो मुनाफे की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ देखिए वो किन बड़ी चीजों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे। बढ़ता हुआ खतरा, लगातार घटिया होते लोन्स, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर घरों की कीमतें बढ़नी बंद हो गईं तो क्या होगा। इन सवालों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। बस इसी पल हमारे आउटसाइडर्स का शक यकीन में बदल गया। तो कॉन्फ्रेंस के बाद वो लोग एक बहुत ही हैरान कर देने वाले नतीजे पे पहुंचे कि या तो सिस्टम चलाने वाले लोग अंधे थे या फिर अंधा होने का नाटक कर रहे थे। दोनों ही सूरतों में एक बात साफ थी, ये पूरा का पूरा सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। शक यकीन में बदल चुका था। अब उन्हें चाहिए था एक हथियार, एक ऐसा हथियार जिससे वो अपनी इस खोज को एक बड़ी बाजी में बदल सकें। और वो हथियार उनकी एसिमेट्रिक बेट वाली फिलॉसफी में एकदम फिट बैठता था। और वो हथियार था क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, या शॉर्ट में कहें तो CDS। अब ये नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसे बस एक बॉन्ड पर खरीदी गई इंश्योरेंस पॉलिसी समझिए। आप छोटी छोटी किश्तें भरते रहते हैं, और अगर वो बॉन्ड डूब गया तो जिसने आपको ये CDS बेचा है वो आपको एक बहुत बड़ी रकम देगा। तो अब उनका गेम प्लान बिल्कुल साफ था। स्टेप 1, छोटे छोटे प्रीमियम देकर इन मॉर्गेज बॉन्ड्स के फेल होने पर शर्त लगाओ। स्टेप 2, सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तबाही आने ही वाली है। और स्टेप 3, जब सब कुछ ढह जाए तो अपना जैकपॉट कलेक्ट करो। ये एक परफेक्ट एसिमेट्रिक बेट थी। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? वॉल स्ट्रीट के हजारों एक्सपर्ट्स वो क्यों नहीं देख पाए जो ये मुट्ठी भर लोग साफ साफ देख रहे थे? इसका जवाब इस फर्क में छिपा है। देखिए, एक तरफ थे आउटसाइडर्स जो हर चीज पर शक कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे। उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था और उन्हें हर कॉम्प्लेक्स चीज में छिपा हुआ खतरा दिखता था। और दूसरी तरफ थे इनसाइडर्स जो मानकर चल रहे थे कि सब बढ़िया है। अगर वो सिस्टम के खिलाफ बोलते तो उनकी नौकरी चली जाती, और उन्हें लगता था कि सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, इनसाइडर्स अंधे क्यों थे? पहली वजह, करियर का डर। सिस्टम पर सवाल उठाने का मतलब अपनी नौकरी को दांव पर लगाना। दूसरी वजह, भेड़चाल। सब एक ही दिशा में जा रहे थे तो वो भी चल दिए। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, एक झूठा आत्मविश्वास कि उन्होंने इतना जटिल सिस्टम बना दिया है कि वो कभी फेल ही नहीं हो सकता। और वहीं दूसरी तरफ आउटसाइडर्स की ताकत क्या थी? उनके पास थी आजाद सोच।
उन पर किसी के हिसाब से चलने का कोई दबाव नहीं था और वो हर मुश्किल दिखने वाली चीज को शक की नजर से देखते थे। सच तो ये है कि सिस्टम से बाहर होने ने ही उन्हें सिस्टम की असली सच्चाई दिखा दी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, वो आउटसाइडर्स इसलिए नहीं जीते कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट थे, नहीं, वो इसलिए जीते क्योंकि उनमें सवाल पूछने की हिम्मत थी। उन्होंने उन सभी बातों को चैलेंज किया जिन्हें बाकी सब आंख बंद करके सच मान रहे थे। उन्होंने वो मेहनत की, वो बारीकियां पढ़ी जिन्हें पढ़ने की जहमत कोई और नहीं उठा रहा था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब सारी दुनिया एक ही बात कह रही हो, एक ही दिशा में जा रही हो, तो उस भीड़ से अलग खड़े होने की और ये कहने की हिम्मत कि नहीं, आप सब गलत हैं, कितनों में होती है? सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंतजार की कहानी में गोता लगाने वाले हैं, एक ऐसा इंतजार जो बेहद तकलीफदेह होता है। ये कहानी है उस वक्त की जब कोई एक ऐसी सच्चाई देख लेता है जिसे पूरी दुनिया जानबूझकर या अनजाने में नजरअंदाज कर रही हो। एक ऐसी बाजी लग चुकी थी जो सब कुछ बदलने वाली थी और अब बस इंतजार का खेल बाकी था। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। बहुत जल्दी सही होना भी गलत होने जैसा ही महसूस हो सकता है। सच कहूं तो यही एक लाइन इस कहानी के जो हीरोज हैं उनके पूरे स्ट्रगल का निचोड़ है। सोच कर देखिए उस अकेलेपन को, उस मेंटल प्रेशर को, जब कोई चीख कर दुनिया को आने वाले तूफान के बारे में बताना चाहता हो, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई ही न दे। तो साल था 2006। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे मजबूत बाजार के खिलाफ दांव लग चुका था और अब कुछ नहीं किया जा सकता था। बस इंतजार था, एक ऐसा इंतजार जो उनके सब्र का, उनके विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर ये दांव लगाया किसने था? चलिए मिलते हैं उन कुछ लोगों से जिन्होंने अमेरिकी हाउसिंग मार्केट यानी कि पूरे सिस्टम के खिलाफ एक ऐसी बाजी लगाई थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये हैं वो लोग, माइकल बरी, चार्ली लेडली और जेमी मे और स्टीव आइजमैन। इन्हें ना सिस्टम ने आउटसाइडर यानी बाहरी लोगों का टैग दे दिया था। क्यों? क्योंकि ये भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बन रहे थे। इन्होंने वो सच देख लिया था जिसे या तो कोई देख नहीं पा रहा था या फिर शायद देखना ही नहीं चाहता था। और समझिए, ये कोई छोटा मोटा दाव नहीं था। ये ऐसा था मानो वे भगवान के ही खिलाफ दाव लगा रहे हो। उनकी अपनी इज्जत, उनके रिश्ते, उनकी सारी दौलत, सब कुछ एक अकेले अनपॉपुलर आइडिया पर टिका हुआ था। अगर वो गलत साबित होते तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा करियर तबाह हो जाता। और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा संघर्ष। एक तरफ इनके हाथ में जो डेटा था, जो आंकड़े थे, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि सब कुछ ढहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट, वो तो एक बिल्कुल ही अलग धुन में गा रहा था। मतलब उस वक्त ना जैसे दो अलग अलग दुनिया चल रही थी। एक तरफ थी सिस्टम की सच्चाई, मॉर्गेज बॉन्ड्स को AAA रेटिंग मिल रही थी, मतलब एकदम सेफ। सब मानकर चल रहे थे कि घर की कीमतें तो हमेशा बढ़ती ही हैं, मार्केट एकदम स्टेबल है। और दूसरी तरफ थी इन बाहरी लोगों की सच्चाई, जो देख रहे थे कि सिस्टम में कितना बड़ा रिस्क छिपा है, फाइनेंशियल मॉडल्स कितने गलत हैं, और ये सब एक बहुत बड़े, कभी न टिकने वाले बुलबुले के सिवा कुछ नहीं है। अब जरा ये नंबर देखिए, +10.6%। ये 2005 में अमेरिकी घरों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी है, ठीक उसी वक्त जब ये लोग दांव लगा रहे थे। सोचिए, जिस बाजार के गिरने पर इन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, वो बाजार और तेजी से ऊपर जा रहा था। बाहर से देखने वालों को तो ये लोग पागल ही लग रहे होंगे, और यही सोच उन पर इतना प्रेशर बना रही थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू होता है असली दबाव, द स्क्वीज। ये वो दौर था जहां उनके विश्वास की, उनके कन्विक्शन की असली परीक्षा हुई। और ये सिर्फ पैसों का दबाव नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था, एक दिमागी लड़ाई जो उन्हें हर रोज, हर पल लड़नी पड़ रही थी। ये जो बाजी थी ना, ये मुफ्त की नहीं थी। इस दाव को जिंदा रखने के लिए उन्हें हर महीने लाखों डॉलर प्रीमियम के तौर पर चुकाने पड़ रहे थे। मतलब समझिए, एक घड़ी चल रही थी जो लगातार उनके पैसों को खाए जा रही थी। हर गुजरता हुआ दिन उन्हें सही साबित करने के बजाय दिवालिया होने के और करीब ले जा रहा था। और ये दबाव एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से आ रहा था। शॉर्ट टर्म में भारी नुकसान हो रहा था। जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो गुस्से में थे। साथ काम करने वाले लोग लगातार मजाक उड़ा रहे थे। क्लाइंट्स अपना पैसा निकालने की धमकी दे रहे थे।
और इन सब के ऊपर उनके खुद के मन में एक गहरा शक पैदा हो रहा था, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं। इस वक्त ना हवा में यही बात थी, ये लोग मूर्ख हैं, अमेरिकन ड्रीम के खिलाफ दांव लगा रहे हैं। समझिए, वो सिर्फ एक मार्केट के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो एक पूरी सोच, एक पूरे विश्वास के खिलाफ लड़ रहे थे, और इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेले थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। महीनों के दर्द भरे इंतजार के बाद आखिरकार असल दुनिया के डेटा में वो पहली दरारें दिखने लगीं, वो संकेत जो उनकी थ्योरी को सही साबित कर रहे थे। और फिर पतन की शुरुआत हुई। देखिए, ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। पहले मार्केट का कॉन्फिडेंस एकदम चरम पर था, ऐसा लगता था कि सिस्टम कभी टूट ही नहीं सकता। फिर कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा जैसी जगहों पर छोटे छोटे डिफ़ॉल्ट्स बढ़ने लगे। इसके बाद दिवालिया होने की दरें ऊपर जाने लगी, जिससे मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ पर तनाव दिखने लगा, और जल्द ही बड़े बड़े बैंकर्स भी बंद दरवाजों के पीछे इन खराब लोन्स पर फुसफुसाने लगे। इस पूरे धोखे के, इस पूरे भ्रम के सेंटर में था सीडीओ यानी कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। अब यह है क्या? इसे ना एकदम सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे आपने बहुत सारे सड़े हुए फल लिए, उन्हें एक सुंदर सी टोकरी में पैक किया और ऊपर एकदम ताज़ा का लेबल चिपका दिया। सीडीओज ने भी यही किया, हजारों खराब रिस्की लोन्स को एक साथ बंडल किया और उन पर AAA रेटेड यानी एकदम सुरक्षित का झूठा ठप्पा लगा दिया, और इसी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम एक धोखे की नींव पर खड़ा था। तो आखिर में जब ये लोग सही साबित हुए, तब क्या हुआ? इस पूरी कहानी का सबक क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, सही होने के बाद भी वो अकेलापन क्यों था? उनकी सबसे कीमती चीज पैसा नहीं थी, बल्कि उनका धैर्य था। उन्होंने ये समझ लिया था कि सिस्टम का जो आत्मविश्वास था, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। उनकी असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि वक्त से और इंसान की सामूहिक नासमझी से थी। तो चलिए इस कहानी से मिले कुछ खास सबक पर नजर डालते हैं। पहला, आपका एनालिसिस कितना भी सही क्यों न हो, जरूरी नहीं कि नतीजे तुरंत मिले। दूसरा, जब आप सिस्टम के खिलाफ जाते हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी भावनात्मक और फाइनेंशियल कीमत चुकानी पड़ती है। और तीसरा, जो लोग सच्चाई को देख पाते हैं, अक्सर सबसे ज्यादा तनाव और अनिश्चितता भी उन्हीं को झेलनी पड़ती है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब पूरी दुनिया आपको गलत बता रही हो, तब अपनी ही आंखों पर भरोसा करने के लिए क्या चाहिए होता है? ये सवाल सिर्फ फाइनेंस का नहीं है, ये सवाल है विश्वास का, सब्र का और अकेले खड़े रहने की हिम्मत का। सोचने वाली बात है ना? 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, ये नाम तो हम सबने सुना है ना? पर आज हम बात करेंगे उन कुछ गिने चुने लोगों की जिन्होंने इस तूफान को आने से पहले ही देख लिया था। मतलब जब पूरी दुनिया एक तरफ भाग रही थी, तो ये लोग अकेले खड़े होकर दूसरी तरफ देख रहे थे। जरा सोचिए, क्या हो अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ये जो पूरा सिस्टम है, वो ताश के पत्तों के घर जैसा हो, और ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता चले। यही सवाल है इस पूरी कहानी के दिल में। एक ऐसा सच जिसे देखने के लिए हिम्मत चाहिए थी, और एक ऐसी नज़र जो बाकियों के पास नहीं थी, और इसी सच ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 2000 के दशक का मिड पॉइंट। वो ज़माना जब अमेरिका का हाउसिंग मार्केट, मतलब घरों का बाजार, इतना सॉलिड माना जाता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। उस पर सवाल उठाना तो मतलब पागलपन ही था। सब यही मानकर चल रहे थे कि घरों के दाम तो बस बढ़ते ही रहेंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। और कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक तरफ थी पूरी की पूरी वॉल स्ट्रीट, सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो कह रहे थे, अरे सब चंगा सी, हाउसिंग मार्केट तो चट्टान की तरह मजबूत है। और दूसरी तरफ थे ये मुट्ठी भर लोग, ये आउटसाइडर्स, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ये चट्टान नहीं है, ये एक टाइम बॉम्ब है जो टिक टिक कर रहा है। तो कौन थे ये लोग? ये थे माइकल बरी, स्टीव आइजमैन, चार्ली लेडली और जेमी माय। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी खुद की रिसर्च पर भरोसा किया और पूरे सिस्टम के डूबने पर दाव लगा दिया। इन्होंने वो देखा जो कोई और या तो देख नहीं पा रहा था, या शायद देखना ही नहीं चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना अकल्पनीय दांव इन्होंने लगाया क्यों? इसे समझने के लिए हमें सिस्टम की उस सड़ांध को देखना होगा, उन दरारों को देखना होगा जो इन्होंने खोज निकाली थी, जबकि बाकी सबकी नजरें कहीं और थी। तो ये दरारें थीं क्या? इसकी शुरुआत होती है एक शब्द से, सब प्राइम मॉर्गेज। आसान भाषा में ये ऐसे होम लोन थे जो उन लोगों को दिए जा रहे थे जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब थी, मतलब जिनके लोन चुकाने की गारंटी बहुत कम थी।
बैंक धड़ाधड़ लाखों की तादाद में ऐसे रिस्की लोन बांट रहे थे। अब असली खेल यहां शुरू होता है। इन खराब लोन्स का क्या किया गया? उन्हें छिपाया गया, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। इसे समझिए एक फूड चेन की तरह। पहले बैंक्स हजारों ऐसे रिस्की लोन देते थे, फिर वॉल स्ट्रीट इन सारे कचरा लोन्स को एक साथ पैक करके एक नया फैंसी प्रोडक्ट बना देता, जिसे कहते थे MBS। फिर इन MBS के भी सबसे खराब हिस्सों को निकालकर एक और ज्यादा जहरीला प्रोडक्ट बनाया जाता, CDO। और सबसे कमाल की बात, रेटिंग एजेंसियां आकर इस कचरे के ढेर पर AAA का स्टैंप लगा देती थीं, मतलब ये बिल्कुल सेफ है। जैसा कि यहां लिखा है, वे मूर्ख नहीं थे, वे सिर्फ लालची थे। और ये बात रेटिंग एजेंसियों पर बिल्कुल फिट बैठती है। उन्हें पता था कि ये प्रोडक्ट्स कितने खतरनाक हैं, लेकिन उन्हें इन पर सेफ का ठप्पा लगाने के लिए मोटी फीस मिल रही थी, तो उन्होंने नैतिकता को नहीं, लालच को चुना। तो मुद्दा ये है कि इस पूरे गोरख धंधे को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया था, इतने सारे फैंसी नाम दे दिए गए थे कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर कितना बड़ा रिस्क छिपा है। ये जो जटिलता थी ना, यही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। और फिर वो हुआ जिसका इन आउटसाइडर्स को डर था। वो टाइम बम फटने लगा। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां ये ताश का घर ढहना शुरू हो गया। और ये सब बहुत बहुत तेजी से हुआ। 2007 में जिन लोगों ने वो सबप्राइम लोन लिए थे, वो डिफ़ॉल्ट करने लगे। फिर मार्च 2008 आते-आते बेयर स्टर्न्स जैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक डूब गया। और फिर आया सितंबर 2008, जब लेमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। बस इसी एक घटना ने पूरी दुनिया में पैनिक फैला दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि क्रेडिट मार्केट जैम हो गए। बैंकों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया, एक दूसरे को उधार देना बंद कर दिया। पूरी फाइनेंशियल सिस्टम की धमनियों में खून जम गया था। वॉल स्ट्रीट पर सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल था। और ये तबाही कितनी बड़ी थी, ये एक नंबर सब कुछ बता देता है। -7.7 ट्रिलियन डॉलर्स। इतना पैसा अमेरिकी स्टॉक मार्केट से उड़ गया, हवा में गायब हो गया। ये एक ऐसा नुकसान था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने ये सब पहले ही देख लिया था? वो लोग जो सही साबित हुए? हाँ, वो जीते, लेकिन ये एक बहुत ही कड़वी जीत थी। एक ऐसी जीत जिसका जश्न शायद वो खुद भी नहीं मना पाए। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ इन मुट्ठी भर आउटसाइडर्स ने अरबों डॉलर का प्रॉफिट कमाया, और दूसरी तरफ आम लोगों की, पब्लिक की दौलत खरबों डॉलर में डूब गई। एक तरफ कुछ लोगों का मुनाफा और दूसरी तरफ लाखों लोगों की तबाही। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, इसकी एक असली मानवीय कीमत थी। लाखों परिवारों ने अपने घर खो दिए, लोगों के रिटायरमेंट के पैसे डूब गए, बड़े पैमाने पर नौकरियां चली गईं, और फाइनेंशियल सिस्टम पर से लोगों का भरोसा वो तो पूरी तरह टूट गया। तो उनकी जीत कड़वी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने पैसे बनाए एक ऐसी तबाही से जिसने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जो वॉल स्ट्रीट के लोग इस सब के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें जेल नहीं बल्कि सरकार से बेल आउट मिला, उन्हें बचा लिया गया। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं। आखिर ये सब हुआ क्यों? इस सिस्टम में ऐसी क्या खराबी थी कि इतनी बड़ी तबाही आ गई? ये टेबल इस पूरे सिस्टम के फेलियर को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, हर किसी को गलत काम करने के लिए इनाम मिल रहा था। बैंकों और ब्रोकर्स को उन्हें खराब लोन बेचने पर फीस मिलती थी। लोन कैसा भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं था। रेटिंग एजेंसियां, उन्हें कचरे को सेफ बताने के पैसे मिलते थे। और वॉल स्ट्रीट, वहां तो बस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और बड़े बड़े बोनस का खेल था। लॉन्ग टर्म रिस्क की किसी को परवाह ही नहीं थी। और इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि मुनाफा तो प्राइवेट लोगों की जेब में गया, लेकिन जब नुकसान हुआ तो वो पूरे समाज का हो गया। मतलब प्रॉफिट कुछ लोगों का और लॉस सबका। बिल चुकाया आम टैक्स पेयर ने। तो इस पूरी कहानी से बड़े सबक क्या निकलते हैं? पहला, कि सिस्टम में भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट बहुत गहरी थी। दूसरा, कि चीजों को जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है ताकि बड़े बड़े रिस्क को छुपाया जा सके। तीसरा, कि जब सब एक ही दिशा में भाग रहे हों तो रुककर अकेले खड़े होकर सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और शायद सबसे कड़वा सबक यह है कि जिन लोगों ने यह सब किया, उनकी जवाबदेही लगभग न के बराबर तय हुई। तो अंत में बस एक सवाल रह जाता है, जब मुनाफा निजी हो और नुकसान सार्वजनिक, तो असली कीमत कौन चुकाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो 2008 में भी उतना ही जरूरी था और आज भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वाकई सबके लिए काम करता है या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए।